गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका AK क्लासेस की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि रुधिर के बारे में कि ब्लड क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। यह जल में थोड़ा अधिक श्यान यानी जो हमारा जल है उससे हल्का गाढ़ा होता है तथा क्षारीय। इसका pH जो होता है लगभग 7.3 से 7.4 होता है तथा स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो स्वाद है वो नमकीन होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है जिसमें हमारी ब्लड की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है। यह शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है जो 100 किलो का है तो उसमें से 7-8 किलो का वजन जो है हमारा ब्लड होता है। ये होता है इसका मतलब। फिर इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा इसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि ब्लड किस किस से चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो ब्लड हमारा है बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएँ। प्लाज्मा जो होता है हमारा 55% होता है पूरे होल ब्लड के। 55% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है और 45% हमारी अन्य रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता क्या है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर के लगभग 55 भाग का निर्माण करता है। जितना हमारा रुधिर होता है उसका 55% भाग से हम प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। और जब ब्लड में हमारे प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो 55% होती है। पूरे ब्लड की मात्रा में 55% हमारा प्लाज्मा पाया जाता है और इसमें से प्लाज्मा में भी 90% जल तथा 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। हमारे पूरे बॉडी जितना भी ब्लड है उसमें से 55% हमारा प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा में भी 90% जल होता है और 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। जिसमें अकार्बनिक पदार्थों में प्रायः सोडियम Na+, पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca+, मैग्नीशियम Mg+ आदि के क्लोराइड इनके क्लोराइड पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। फास्फेट, सल्फेट तथा आयोडाइड आदि लवण होते हैं। ये सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं और जैसे कि जिसमें ये लिखा है बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट, ये सब पाए जाते हैं। तो इनके कारण ही जो ब्लड का वो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। तो आगे ये हो गई प्लाज्मा की बात। अब आगे देखेंगे कि हम रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो पहले हमने देख लिया कि प्लाज्मा 55% हमारे पूरे ब्लड में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि रुधिर कणिकाएं कितनी। तो रुधिर कणिकाएं हैं रुधिराणु जिनको कहते हैं। ब्लड हमारा 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर या रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब जानेंगे कि रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु 3 प्रकार की होती हैं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको हम इसको कहते हैं RBC और इनको कहते हैं WBC। इन लाल रुधिर कणिकाओं को RBC और श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स। फिर बात करेंगे हम लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं को हम रेड ब्लड कार्पसेल्स या RBC भी कहते हैं, या इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ये कशेरुकी जंतुओं में ही पाए जाते हैं। जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं केवल लाल रुधिर कणिकाएं कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती हैं। अब कशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिनमें कशेरुक दंड यानी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है वह कशेरुकी जीव होते हैं। रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं में पाई जाती है वो कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन के लिए हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है। और जितनी भी लाल रुधिर कणिकाएं इनके न्यूक्लियस में, ये कोशिका द्रव्य में वो हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले ऊतकों के द्रव्य में संपर्क में आने पर यह पुनः ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है और ऊतक कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन में पहुंचाता है। अब जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है लाल रुधिर कणिकाओं में, उसमें हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन, जब हमारा जो हम मुंह से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू फेफड़ों तक जाता है। फिर फेफड़ों
में जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है तथा कम सांद्रता वाले जिन ऊतकों में कम सांद्रता होती है उसमें ये संपर्क में आने पर यह पुनः विघटित हो जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, पहले यहाँ ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, फिर ये विघटित होकर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है और ऊतक कोशिकाओं को तक ऑक्सीजन पहुँचाता है और ऑक्सीजन पहुँचा देता है। इसलिए ये ऑक्सीजन संवाहक का कार्य भी करता है, क्योंकि ये ऑर्गन तक ब्लड पहुँचाने का ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है। फिर कुछ करैक्टर देख लेते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं के। तो लाल रुधिर कणिकाएं संख्या में बहुत अधिक होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है। ये संख्या में तो बहुत अधिक होती है लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, केवल 120 दिन ये जीवित रहती हैं और फिर अपने आप डेड हो जाती हैं और अपने आप बनती रहती हैं। फिर पुरुषों के रुधिर में इनकी संख्या 50 से 55 लाख, यानी जो पुरुष हमारे होते हैं उनमें इनकी संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिली तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख प्रति घन मिली होती है। अब बात करेंगे कि WBC क्या होते हैं। तो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं या इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं तो इनकी बात करेंगे तो ये केंद्रक युक्त रंगहीन तथा अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें केंद्रक होता है और ये अमीबा के आकार की होती है। ये रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों से बचाव का कार्य करती हैं। ये जितनी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी रोगाणुओं एवं जीवाणुओं से उनका भक्षण करती हैं, जिससे हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। इन्हें शरीर के प्रहरी या सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि जब ये हमारे रोगाणुओं एवं जीवाणुओं से प्रोटेक्शन प्रदान कराती हैं तो इसीलिए इनको सैनिक भी कहते हैं, शरीर के प्रहरी या सैनिक भी कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 6000 से 10,000 प्रति घन मिली होती है। इनका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। ये केवल 13 से 20 दिन तक जीवित रहेंगी और नई बनती रहेंगी और डेड होती रहेंगी। फिर बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। इनका बनावट उभयोत्तल तस्तरी नुमा, यानी उभयोत्तल देखा होगा, जो उत्तल और अवतल दोनों का नेचर होता है वो उभयोत्तल होता है। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं। ये रुधिर का स्कंदन यानी ब्लड कोगुलेशन में सहायक होती हैं, ब्लड का थक्का बनाने में ये सहायक होती हैं। शरीर में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है। 2 लाख से यहाँ पे 5 लाख होना चाहिए, 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिली होती हैं। अगर जिन व्यक्तियों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उनमें लगातार फीवर आता रहता है और डेंगू के भी लक्षण हो सकते हैं। बहुत प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जिनमें बिल्कुल भी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, लगभग मिनिमम 10 के अंदर ही हो जाती है, तो इनको फिर बाहर से प्लेटलेट चढ़ानी भी पड़ती है। और ज़्यादा बिल्कुल कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग भी होना चालू हो जाएगी। अब फिर बात करते हैं कि रक्त के कार्य क्या हैं, ब्लड के हमारे क्या कार्य करता है। तो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन। हमने बताया था कि जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कम सांद्रता वाले ऊतकों तक पहुंचकर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोबारा फिर उसी में विघटित हो जाता है और फेफड़ों तक यानी हर एक ऊतक तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विभिन्न ऊतकों एवं कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके उनके फेफड़ों तक परिवहन करता है। अब विभिन्न यहाँ ऑक्सीजन को ले भी जाता है और ऑक्सीजन ऊतकों तक ऑक्सीजन ले भी जाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके फेफड़ों तक लाता है। फेफड़े फिर हमारा ऑक्सीजन को रिमूव आउट कर देते हैं नाक के थ्रू। फिर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एवं एंजाइम का परिवहन भी करता है। तमाम से प्रकार के जो एंजाइम हैं और हार्मोन्स हैं उनका भी ये परिवहन करता है, यानी लाने ले जाने का कार्य करता है। फिर जीवाणुओं और रोगाणुओं से बचाने का, जैसे हमने बताया था WBC रोगाणुओं एवं जीवाणुओं से बचाव का कार्य करती हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं आदि। और फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का बनता है। जब प्लेटलेट में हमारे फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो आई होप आज सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि ब्लड क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, ये किस किस से मिलके बना होता है। जिन बच्चों के पास भी नोट्स भी नहीं हैं और वो कक्षा 10 में आ चुके हैं और 2024 की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये YouTube चैनल बहुत ही
अच्छा माध्यम है। यहीं से पढ़िए, विद हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे, एक एक टॉपिक मिलेगा। और अगर लास्ट तक वीडियो देखें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।